Hello students, welcome to the YouTube channel of DIB दृष्टि आइस एंड बैंकिंग इंदौर। और मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि यूपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। कौन सी वैकेंसी के लिए? ईपीएफओ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। उसकी 2025 के लिए अलग अलग 3 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन अनाउंस कर दिया है, नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। यदि आपको जानकारी थी इस बारे में तो अच्छी बात है, नहीं है तो आज के इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि जो वीडियो का टाइटल मैंने रखा हुआ है वो यही रखा हुआ है कि एमपीपीएससी वाले इस फॉर्म को जरूर भरें। और उसके पीछे कारण है मेरे पास कि आप लोगों को, जो लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। उसके पीछे कारण है, नॉर्मली क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो यूपीएससी से थोड़ा बचते हैं। ये बहुत कॉमन फिनोमेना मैं जब से पढ़ा रहा हूँ ये मैंने देखा है कि यूपीएससी की तैयारी से एमपीपीएससी के स्टूडेंट्स बचते हैं। लेकिन ये जो एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम थोड़ा डिफरेंट एग्ज़ाम है। अब इसके पीछे कई सारे कारण हैं। डिफरेंट कैसे है? सबसे पहली बात, इसमें मेंस नहीं है, यानी प्री और इंटरव्यू। चूँकि मेंस काफ़ी टफ प्रोसेस होता है, ज़्यादातर लोग यूपीएससी की तैयारी मेंस को देख करके नहीं करते हैं, जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है। लेकिन यहाँ ये जो परीक्षा है, ये परीक्षा में आपका एक रिटन टेस्ट होगा, मतलब ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, एमसीक्यू बेस्ड, जैसा कि आप एमपीपीएससी प्री देते हैं या यूपीएससी प्रीलिम्स देते हैं। और उसके बाद फिर सीधा आपका इंटरव्यू होगा। इसके अलावा अभी इस समय एमपीपीएससी की यदि हम बात करें तो जो स्टूडेंट्स हैं एमपीपीएससी के, वो अभी पूरी तरह से फ्री हैं। पूरी तरह से फ्री हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एमपीपीएससी का अभी ना तो प्रीलिम्स है, मेंस को भी लेकर के अभी हियरिंग चल रही है कोर्ट में, तो मेंस की भी अभी कोई डेट नहीं है। इसके अलावा व्यापम की भी अभी कोई परीक्षा नहीं है। और ये जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम का जो एक टेंटेटिव डेट है वो है 30 नवंबर। ठीक, तो यहाँ अभी आपके पास टाइम है, अभी आप फ्री हैं। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, पोस्ट भी काफ़ी अच्छी होती है। इसलिए मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि आप सभी लोग जो भी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप इस फॉर्म को भरिए और परीक्षा दीजिए। क्या है, थोड़ा बहुत इस फॉर्म के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैंने आपको बता दिया है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है ये। और थोड़ा और डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले वैकेंसीज देख लेते हैं। यहाँ 3 कैटेगरी में वैकेंसी आई है, 3 टाइप की वैकेंसी आई है। पहली जो वैकेंसी है 156 वैकेंसी हैं। और ये टोटल जो 156 वैकेंसीज हैं वो 2 कैटेगरी की पोस्ट हैं। एक तो पोस्ट है एनफोर्समेंट ऑफिसर यानी ईओ की, एनफोर्समेंट ऑफिसर की। और दूसरी जो पोस्ट है वो है अकाउंट्स ऑफिसर की यानी एओ की। ठीक, ये 2 अलग अलग कैटेगरी की पोस्ट है। टोटल वैकेंसीज कितनी है? 156 वैकेंसीज हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं तो यूआर के लिए 78 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 42, एससी के लिए 23, एसटी के लिए 12, पीडब्ल्यू की कितनी है? 09। ठीक है, ये इतना डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। ये नोटिफिकेशन है, आपको यूपीएससी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो 156 वैकेंसीज ईओ और एओ के लिए। ठीक, इसके अलावा ये जो ईओ और एओ है, एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर, ये लेवल 8 जाएगा आपका 7th जो सेंट्रल पे कमीशन है उसके हिसाब से। तो 50,000 के आसपास इसकी इनिशियल सैलरी बनना चाहिए, एक अंदाज से मैं बता रहा हूँ। एज की बात करें तो मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। किसके लिए? यूआर के लिए। 33 ईयर्स किसके लिए है? ओबीसी कैंडिडेट के लिए। 35 ईयर्स एससी एसटी के लिए है। और 40 ईयर्स पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए है।
मिनिमम एज आपको पता ही है 21 ईयर्स की रहती है, हमेशा रहती है वो तो, ठीक। तो एज लिमिट यहाँ पर 30 ईयर्स जनरल कैंडिडेट के लिए और बाकी के कैंडिडेट के लिए। ये किसके लिए है? ये जो मैंने अभी आपको बताया ईओ और एओ, ठीक, इनके लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। आपको डिग्री आपने कहीं से भी करी है, किसी भी स्ट्रीम में डिग्री करी है, वो देखिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये वही है जो एमपीपीएससी या यूपीएससी के लिए नॉर्मली रहती है। तो ये बैचलर डिग्री है, आपने कहीं से भी करी है, आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। चलिए नेक्स्ट, दूसरी वैकेंसी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। 74 टोटल पोस्ट हैं। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ठीक है ना, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। चूंकि इसके आगे कमिश्नर लगा हुआ है इसलिए लोग इसमें बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। जब आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम फाइनली क्वालिफाई कर जाते हैं और ये आप आईआरएस बन जाते हैं, तो उसमें भी आप आइदर इन जीएसटी और इन द इनकम टैक्स आप असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पर होते हैं। तो ये जस्ट उसके इक्विवेलेंट पोस्ट मान ली जाती है असिस्टेंट कमिश्नर, किसमें? प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट में। यहाँ पर टोटल कितनी वैकेंसीज हैं? यहाँ पर यूआर के लिए 32 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 07, ओबीसी के लिए 28, एससी के लिए 7 और पीडब्ल्यू के लिए 3 वैकेंसीज हैं। टोटल पोस्ट कितनी हो गई? 74। किसके लिए? असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए। ये 10th पे स्केल पर है, यानी कि 55,000 के लगभग ऊपर चले जाएगी उसकी इनिशियल सैलरी। एज जो रहेगी, एज क्राइटेरिया इसका देखिए ज़्यादा है, 35 ईयर्स, ठीक है। यानी ये आप दोनों पोस्ट के लिए यदि अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ आप 35 तक कर सकते हैं और वहाँ के लिए तो केवल 30 ही रहने वाली है, ईओ और एओ के लिए। तो 35 ईयर्स है यूआर के लिए, 38 ईयर्स है ओबीसी कैंडिडेट के लिए, 40 ईयर्स एससी कैंडिडेट के लिए, 35 ईयर्स एसटी के लिए और 45 के लिए पीडब्ल्यू, जो 45 ईयर्स पीडब्ल्यू कैंडिडेट है उनके लिए, ठीक। ये एज क्राइटेरिया हो गया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? सिमिलर है, डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप किसी भी फील्ड में, किसी भी स्ट्रीम में डिग्री, वो जो इसके पहले वाली पोस्ट थी ईओ और एओ उसके लिए। लेकिन यहाँ एक चीज लिखी हुई है, दैट इज डिजायरेबल। डिजायरेबल से मतलब क्या है? ये मैंडेटरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि ये है तो अच्छा रहेगा। यदि ये डिग्री नहीं भी है आपके पास तो आपको एग्जाम से बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन यदि ये डिग्री है आपके पास तो क्या होगा? वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस पोस्ट के लिए वो एक सपोर्टिंग हो जाता है। क्या है? डिप्लोमा इन कंपनी लॉ, आपने कंपनी लॉ में डिप्लोमा कर रखा हो, या लेबर लॉ में डिप्लोमा कर रखा हो, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा कर रखा हो। तो देखिए ये डिप्लोमा है किस किस में? या तो कंपनी लॉ में, या लेबर लॉ में, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है तो वो डिजायरेबल है, इसका मतलब वो आपको हेल्प करेगा। यदि नहीं है आपके पास तो भी इसे सिलेक्शन होता है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं भर सकते हैं। ये आप अच्छे से समझ जाइए, है अच्छी बात है, नहीं कोई बात नहीं। तो ये हो गई दोनों पोस्ट, ठीक। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे इसके लिए। दोनों पोस्ट के लिए एक ही परीक्षा होने वाली है, एक ही फॉर्म भरा जाएगा। एज क्राइटेरिया आपको जरूर ध्यान रखना है। कब से स्टार्ट हो रहा है? 29 ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, दोपहर में 12 बजे से, यानी शुरू हो चुका है। क्लोजिंग डेट कब की है? 18 अगस्त की है, रात को 12 बजे तक, ठीक है। आपके पास काफ़ी समय है, आप फॉर्म भर दीजिए इसका, ठीक। प्रोविजनरी पीरियड कितना रहता है दोनों पोस्ट के लिए? 2 इयर्स। ये सभी पोस्ट में होता है, इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक। एग्जाम कैसा होगा? एग्जाम होगा आपका ऑफलाइन, ठीक है। जैसे एमपीपीएससी प्रीलिम्स का या यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होता है वही होगा। लिखा हुआ पेन एंड पेपर बेस्ड कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट। पेन पेपर से मतलब ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है, ठीक है। क्या रहेगा एग्जाम की स्कीम? टेस्ट विल बी द 2 आवर्स ड्यूरेशन, ठीक है। 2 घंटे की परीक्षा रहती है, इसमें 120 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ईच क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि 2.5
मार्क्स का एक क्वेश्चन हो जाता है, टोटल 300 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप कैटेगरी में होगा, जो आप यूपीएससी प्री और एमपीपीएससी प्री होता है, वही इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में रहेगा। और यहाँ पर क्या है, माइनस मार्किंग है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और 1/3 माइनस मार्किंग है, यानी 3 क्वेश्चन यदि आपके गलत हो जाते हैं तो 1.5 नंबर का आपको नुकसान हो जाएगा। जो यूपीएससी प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है, सिमिलर नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी आपको है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 120 क्वेश्चन आएंगे, वो आप पीवाईक्यू उठा लीजिए उसके, जो पिछले बार शायद तो 2023 में हुआ था ये, तो वहाँ का पेपर आप उठा लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्या क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक, तो एक बार पेपर आपको उसका जरूर देख लेना है। सिलेबस क्या क्या रहेगा, ज़्यादातर सिलेबस वही है जो आप पढ़ते हैं यूपीएससी एमपीपीएससी की तैयारी करने के लिए। कुछ चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा रहती हैं। एमपीपीएससी के जो स्टूडेंट जो व्यापम की परीक्षाएं भी देते रहते हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी आता रहता है, वो थोड़ा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। एक पार्ट हो जाता है जनरल इंग्लिश का, कुछ क्वेश्चन इसमें किसके आएंगे, जनरल इंग्लिश के। जनरल इंग्लिश बड़ी कॉमन होती है, सभी सारी चीज़ें उसमें, थोड़ा बहुत ग्रामर पूछ सकते हैं, हो सकता है आपसे कि जो सेंटेंस का सीक्वेंस है वो पूछ सकते हैं, अनसीन पैसेज कभी कुछ आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आ जाते हैं। एक कॉमन जो जनरल इंग्लिश होती है वो पूछने में आएगा। दूसरा, इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट्स, यानी आपका इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है ये। फिर नंबर 3, डेवलपमेंट इश्यूज एंड प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, आपको थोड़ा बहुत इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, करंट अफेयर्स भी आता है इसमें इंडियन इकोनॉमी का। चौथा, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये जो आप अपने एमपीपीएससी के लिए पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब है इसमें। जनरल साइंस एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये भी आप पढ़ते ही हैं, साइंस भी पढ़ते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन भी पढ़ते हैं, ये मिलेगा आपको। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी अर्थमेटिक जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। स्टैटिस्टिक्स यानी जो डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, डीआई ग्राफ वगैरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो मिल जाते हैं इसमें, जो आप एमपीपीएससी मेंस में करते हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी, इसका मतलब हो जाता है कि जो जनरल रीजनिंग होती है, जैसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हो गए, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हो गए, ये इसमें मिल जाता है। इसके अलावा ये जो चीजें हैं ये आपके लिए नहीं है, ये आप पढ़ सकते हैं, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, सोशल सिक्योरिटी को लेकर के कई सारी स्कीम्स हैं, वो आप वैसे भी पढ़ते हैं। लेबर लॉ थोड़ा आपको देखना पड़ जाएगा, और इंडस्ट्रियल रिलेशन थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, ये कहीं ना कहीं आपको इसमें थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि ये अकाउंटेंसी का पार्ट है। तो आप 11th-12th लेवल का जो एमसीक्यूज हैं, जो 11th-12th लेवल की कहना चाहिए अकाउंटिंग, जो सीबीएसई के पैटर्न होता है एमसीक्यूज का, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अकाउंटिंग में देखना है, ऑडिटिंग और इंश्योरेंस। ठीक, इसके अलावा आपका करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आते हैं। ये पूरा का पूरा सिलेबस है, इससे पूरे मिलाकर के आप क्या है 120 क्वेश्चंस आएंगे, सभी कुछ थोड़ा 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 उसमें दे दिया जाता है। ठीक, तो सिलेबस में कुछ चीज़ें ही आपको नहीं पढ़ना है, आपके पास टाइम है, जैसा मैंने आपको बताया, एक टेंटेटिव डेट है 30 नवंबर की, और तब तक आप आराम से पढ़ सकते हैं। आप पीवाईक्यूज देख लीजिए, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा पेपर कैसा आता है। अब देखिए, रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू, इसका जो वेटेज रहेगा वो कितना रहेगा, 75-25 होना ही है, क्योंकि 300 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम है और 100 नंबर का आपका क्या रहेगा, इंटरव्यू। तो 75 और 25 का ही रेशियो रहने वाला है। आपको रिटर्न एग्जाम में अलग पास होना है, इंटरव्यू में भी अलग क्वालिफिकेशन इस बार दे दी है, पहले नहीं था, अब दे दी है। इंटरव्यू के लिए मिनिमम मार्क्स डिसाइड कर दिए हैं, रिटर्न एग्जाम के लिए तो बाय डिफॉल्ट रहते ही हैं, हर एक एग्जाम में होता है। तो जनरल कैटेगरी के लिए क्या है, यूआर के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस इंटरव्यू में मिनिमम 100 में से 50 नंबर, ओबीसी के लिए 100 में 45 और एससी के लिए 100 में 40 नंबर मिनिमम जरूरी है। ठीक है,
दोनों में अलग अलग पास होना आपका जरूरी है। हो सकता है कि आपके रिटर्न में बहुत ज़्यादा नंबर आ गए, आप यूआर कैंडिडेट थे और इंटरव्यू में आपको केवल 45 मार्क्स मिले, तो भले ही कुछ भी हो जाए आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक, दोनों को मिला करके मेरिट बनेगी, यानी मेरिट आपकी कितने में से आएगी, टोटल 400 में से आपकी मेरिट बनेगी। ठीक, अब एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो चूंकि मैं एमपीपीएससी की बात कर रहा हूँ, एमपी के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो 2 एग्जामिनेशन सेंटर है। 12 नंबर पे भोपाल है, जो लोग भोपाल के आसपास रहते हैं भोपाल भर दीजिए। इसके अलावा 33 नंबर पर इंदौर है, जो लोग इंदौर के आसपास या इंदौर में रह रहे हैं वो इंदौर सेंटर पढ़ सकते हैं। आप जल्दी फॉर्म भर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, नहीं तो फिर इधर उधर के सेंटर मिल जाते हैं। तो ये इतना सब कुछ जो मुझे आपको बताना था, और मैंने ध्यान में रखते हुए बताया है कि जो एमपीपीएससी के स्टूडेंट हैं वो अभी फ्री हैं, अभी कोई परीक्षा नहीं है, आप ये एग्ज़ाम भरिए। सिंगल शॉट मतलब 1 डे एग्ज़ाम का थोड़ा सा एक्सटेंडेड कैटेगरी आ जाएगी, यानी एक आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा और उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू रहेगा। जो स्टूडेंट एमपीपीएससी के हमारे साथ के कई लोग इसको परीक्षा को दे करके वो निकले भी हैं इसमें, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। तो मेरा सभी लोगों से ये एक सजेशन है कि जो लोग एमपीपीएससी की तैयारी करें इस फॉर्म को ज़रूर भरें। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए और तैयारी इसकी प्रारंभ करिए। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।